गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका कुलदीप जांगिड़ फ्रॉम सेंट जॉन स्कूल सेवतबड़ी सीकर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। पहले मैं पूरे लेसन को एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको समझाना चाहूँगा और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट की तरफ देखिए और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में वर्बली, उनके बारे में थोड़ा कंसंट्रेट करके माइंड को सुनना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं मोशन की। मोशन, अब मोशन की बात करें तो मोशन क्या है? मोशन है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का सराउंडिंग चेंज होना। दैट मीन्स अभी एट प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे हूँ। अब देखिए टाइम क्या है, नोट कीजिए आप। उसके जस्ट 2 सेकंड बाद में मैं यहाँ पहुँच गया। ये है मोशन। दैट मीन्स मेरा जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रहा है, उसको हम मोशन बोलते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर ही। अब मोशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विदाउट कोज मोशन और एक होता है विद कोज ऑफ मोशन। विदाउट कोज ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन क्यों हो रहा है उसका हमें पता नहीं है, बट हमें सिर्फ एक ही चीज का पता है कि मोशन हो रहा है। और उस कैटेगरी को हम लेते हैं इसके अंदर विदाउट कोज ऑफ मोशन में, और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। दैट मीन्स मोशन की वो स्टडी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में विदाउट कोज ऑफ मोशन, मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ कोज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के कोज का हमें पता नहीं है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब इस काइनेमेटिक्स की जो प्रॉपर्टी है या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको 4 पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया है। और 4 पार्ट में से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट जो हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, और उनकी ऐसा यूनिट क्या होती हैं ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसका सेकंड जो पॉइंट आता है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में आपस में क्या कनेक्शन होता है, और उसके साथ साथ दोनों में हम लोग कौन सी चीज़ कौन से मतलब प्रोसेस के अंदर यूज होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, एक इसकी एसआई यूनिट वो क्या है, और दूसरा इसके टाइप्स। तो वेलोसिटी जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसका ग्राफिकली स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर 2 टाइप के ग्राफ हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ होगा वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ। क्यों? क्योंकि अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी है, यहाँ से देखिए इस तरीके से आइए, ये और ये, अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफिकल स्टडी से हम उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमें मिलेगा कि टाइम और पोजीशन जो है उनके टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक फिक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का हो रहा है, वो इसके अंदर हमें स्टडी करने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे डिनोट करना है और उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ को डिनोट करता है, वो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्प्लेसमेंट को गेन नहीं करेगी, या फिर डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका टाइम डिफरेंट होगा, वो हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी ग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं हम, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि इसके अंदर हमने स्टडी की। अब उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म
ये जो बनाया है हमने फ्लो चार्ट बनाया है, उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म का जो पोर्शन हमने लिया है उसमें भी हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब दूसरा जो पोर्शन आता है इसका मोशन का, उसको एक और लेग से हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम लिखेंगे विद कोज ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? विद कोज ऑफ मोशन। अब यहां पे काइनेमेटिक्स आया है तो उस साइड में विद कोज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो आएगी डायनामिक्स। क्या आएगी? डायनामिक्स। उसका भी एक फ्लो चार्ट होता है इसी तरीके से। पूरे लेसन का हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन इस फ्लो चार्ट से ले सकते हैं, उसी तरीके से डायनामिक्स का भी हम ले सकते हैं। ये चीज हम फर्दर लेसन में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से देखें, और जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इस फ्लो चार्ट को बनाएं और अपने माइंड को एनालिसिस करें। हाँ, यस। तो हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आया था एक फ्लो चार्ट के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन का। उस इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे मेनली 3 टाइप की इक्वेशंस को स्टडी किया है, जो हम 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और अदर जो छोटी क्लासेज हैं उसमें भी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट जो इक्वेशन होती है आपकी, वो होती है v = u + at। ये जो इक्वेशन है मोशन की इक्वेशन, जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम और ये एक्सेलरेशन। दैट मीन्स वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को हम यूज में लेते हैं। तो जहां भी हमें कोई प्रॉब्लम मिले, दैट मीन्स कोई न्यूमेरिकल वगैरह मिले या कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम मिले, तो उसमें अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का रिलेशन आ रहा है तो उसके अंदर हम इस इक्वेशन को यूज में लेंगे। क्योंकि मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम भूल जाते हैं, या फिर उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इसमें से कौन सी इक्वेशन को यूज में लूं। तो उसी के रेस्पेक्ट में मैंने ये एक छोटा सा सिस्टम यहां पे आपको बना के दिया है। सेकंड जो इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। ये जो है ये आपको बताएगी पोजीशन टाइम रिलेशन के बीच में, मतलब बॉडी की पोजीशन और उसके टाइम का बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में ये आपको बताएगी। जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है और किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट के लिए हमने उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, या किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे उसके किसी पोजीशन पे उसका टाइम को फाइंड करना है, या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर की जो इक्वेशन है वो है आपकी v² = u² + 2as। ये जो इक्वेशन है ये आपको बताती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिफाइन होती हैं। तो ये 3 टाइप की इक्वेशंस हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, उसका मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दिया है। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। इनके अलावा एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन हम लोग इजाद करते हैं, बनाते हैं, वो है s = u + ½ × a × 2t-1। ये जो इक्वेशन है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट के ऊपर पोजीशन फाइंड करने के लिए, किसी भी बॉडी की पोजीशन फाइंड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है उसको मैंने थ्रो किया, या फिर कोई भी बॉडी है उसको मैं फ्रीली फॉल छोड़ रहा हूं, और फ्रीली फॉल छोड़ रहा हूं और वो ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है या 5 सेकंड का समय लेती है, तो 3rd सेकंड के ऊपर या 4th सेकंड पे या सेकंड पे, मतलब दूसरे सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, वो इसके अंदर आएगी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस लेसन के अंदर। ओके, फ्लो चार्ट के अंदर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अब दूसरी जो चीज़ थी फ्लो चार्ट में वो थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमने इसको पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखिए इसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आपका, ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ। उस पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए यूनिफॉर्म के लिए, तो उसके अंदर हमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस मिलेगी। मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी
टाइम एक्सिस के साथ में, जो कि हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है और टाइम एक्सिस जो है मान लो एक्स एक्सिस है तो उसके बिल्कुल पैरेलल में मिलेगी। दूसरी चीज एवरेज वेलोसिटी और स्लोप, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए। फिर है हमारा इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस शोज इनिशियल पोजीशन, मतलब ग्राफ के अंदर जो इंटरसेक्शन हो रहा है ग्राफिकल लाइन का, वो इंटरसेक्शन इस चीज को शो करता है एक्स एक्सिस के ऊपर कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरू होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा वो इसकी इनिशियल पोजीशन हम बता सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमें इससे मिलेंगी, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस लेसन में। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस है, सेम एज इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस, दोनों में सेम है ये पॉइंट, दोनों में ये दोनों चीजें एक दूसरे को डिनोट करती हैं, मतलब सेम है, सिमिलर है ये। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एरिया निकाला, और वो एरिया जो है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इक्वल टाइम इंटरवल कवर इक्वल एरिया, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म की वजह से इक्वल टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया इक्वल टाइम इंटरवल कवर इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल एरिया कवर कर रही है बॉडी, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उस केस में उससे प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये चीज भी हम इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले पोर्शन की, जो कि हमने फ्लो चार्ट में बनाया था। हाँ जी, अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। जैसे यूनिफॉर्म के लिए बात की थी, तो इसके अंदर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से देखिए, बात करते हैं पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जिसके अंदर हम पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। अब ये जो दोनों ग्राफ हैं, इन दोनों ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिलने वाला है, क्या कंक्लूड करेंगे उन दोनों ग्राफ से, उसके अंदर मैंने अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे बताया है कि फर्स्टली पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो उसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहा है, उसके अंदर जो एरिया कवर होगा वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इट डिपेंड्स शेप एंड साइज ऑफ द कवर्ड एरिया। दूसरी चीज है सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट के लिए उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप निकालते हैं, तो वो स्लोप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करता है। ये चीज आती है पोजीशन टाइम ग्राफ में। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमारे दो पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लोप ऑफ कर्व एट एवरी पॉइंट इज इक्वली, मतलब सब जगह पे एक जैसा होगा, एक समान होगा। सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इस वजह से एक्सेलरेशन जो है इन दोनों से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा। सेकंड चीज है वो है एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया कवर होता है ग्राफिकल मेथड में, वो हमें क्या देगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। किसका डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो उसने गेन किया है। फर्स्ट वाले केस में स्लोप ऑफ कर्व एट एवरी पॉइंट इज इक्वली, मतलब सब जगह पे एक जैसा होगा, समान होगा। सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म।
ये चीज़ आती है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आप लोग समझ सकते हैं, और जब लेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन होता है उसमें हम लोग किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने जो हमारा लेशन है, सबसे पहला काइनेमेटिक्स जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, जिसमें मोशन की बात हो रही है, और मोशन विदाउट कोज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम, जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, उसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे मतलब अगले टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मोशन के लिए, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम के सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। और ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, ये हमेशा किसी न किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में ही हम लोग मेजर कर सकते हैं, या किसी न किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में ही हम इनको लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि मोशन है क्या, तो उसमें मैंने अपने आप को मूव करके आपको बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लीजिए आप, जैसे ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ से जैसे ये कोई बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से मूव होके बी पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने टी टाइम लिया जाने में, तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। मतलब ए के सराउंडिंग में क्या था और बी के सराउंडिंग में क्या है, ये चीज़ यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। जैसे सपोज कीजिए कि आप सुबह जब स्कूल में आते हो तो स्कूल बस में बैठते हो आप। जब आप स्कूल बस में बैठते हो तो स्कूल बस जो आपके घर के सामने आके रुकती है, उसके बाद में आप उसके अंदर बैठ जाते हो, फिर स्कूल बस वहाँ से मूव होना शुरू कर देती है, और मूव होती हुई वो अपनी मतलब सराउंडिंग को कंटिन्यूअसली चेंज करती चली जाती है, और फाइनली आप स्कूल में पहुँच जाते हो। स्कूल में पहुँचने के बाद में आपका सराउंडिंग जो है वो फिर से बदल जाता है। तो उसकी वजह से हमने पूरे के पूरे मोशन में, स्टार्टिंग में स्कूल बस जहाँ से चली थी और जहाँ पहुँची है वहाँ तक, पूरे के पूरे पाथ के अंदर बहुत सारा सराउंडिंग बदलते हुए देखा है। अब ये बात हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन किस बॉडी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, वो तो बड़ा था। मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन है, मैंने चलना शुरू किया और मैं यहाँ पहुँच गया, ये पहुंच गया मैं यहाँ पे। तो वो जो पॉइंट है जहाँ से मैंने चलना शुरू किया, वो मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। और मैंने कहाँ पे अपना मोशन कंप्लीट किया, इसके लिए अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ तो कोई भी स्टूडेंट, आप में से कोई भी बच्चा जो है, जो जितने भी बैठे हैं आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी से भी मैं अगर पूछूंगा, हाँ भाई आप बताओ या आप बताओ या आप बताओ, तो सब लोग बोलेंगे सर आपने बोर्ड के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर के तरफ मूव किया है। तो मतलब मेरी जो मोशन है उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बन गया, ये बोर्ड बन गया। ब्लैक बोर्ड जो आपके सामने लगा हुआ है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरीके से सब मोशन, जितने भी टाइप के मोशन हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी मोशन हो, सब मोशन के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं हम, वो 3 टाइप के होते हैं: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी बॉडी का मोशन जो है वो एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग करवाते हैं। जैसे
नॉर्मली आप लोग जानते हो एक्स वाई जेड। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये जो रूम है आपका क्लासरूम, इसके उस कॉर्नर की बात करें तो ये एक एक्सिस है, ऊपर की तरफ दूसरी एक्सिस है, उस तरफ जा रही है वो तीसरी एक्सिस है। देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, सबको पता है आप लोगों को। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से बना हुआ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और वो कौन कौन से हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें जो रेस्पेक्टिव बॉडी है, मोशन के रेस्पेक्ट में ली जाने वाली जो बॉडी है, या तो वो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनर्शिया की जिसमें प्रॉपर्टी हो, उस फ्रेम को बोलेंगे हम लोग। फिर हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव करने वाली होती है। जैसे अभी मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था, बस मोशन कर रही है, आप उसके अंदर स्टेशनरी बैठे हुए हो, लेकिन आप उस बस के अंदर जब बैठे हुए हो तो बस के मोशन की वजह से, उसके मतलब मोशन की वजह से आपका भी मोशन जो बाहर जो सराउंडिंग है उसके साथ रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें जैसे हम अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के, वैसे अर्थ मोशन करती है आपको पता है, लेकिन अर्थ का जो मोशन है वो हमारे कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसके लिए उसका जो मोशन है वो एक इनर्शियल फ्रेम की तरह होता है। तो हम अर्थ का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके बेस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम मोशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगराइज में बांट सकते हैं मोशन को, वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अभी बताता हूं आपको, देखिए आप लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन categorized the motion in three types। कौन कौन से थ्री टाइप है यहां से देखिए। फर्स्ट वन है नंबर 1D मोशन, सेकंड वन है 2D मोशन, एंड थर्ड वन है 3D मोशन। 3D मोशन, इस तरीके से हम तीन पार्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। 1D मोशन, 1D मोशन का मतलब है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखिए इस तरीके से, ये कोई पॉइंट P लिया हमने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इस पॉइंट P के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y z। ये इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जेड एक्सिस। पी पॉइंट की पोजीशन क्या है ये उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो 1D में क्या होता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, किसी भी एक्सिस के दो कोऑर्डिनेट 0 होते हैं या रिप्रेजेंट नहीं होते हैं या इनविजिबल होते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही डिफाइन होता है मोशन में, उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के ऊपर चलने वाली ट्रेन, उसको हम 1D में ले सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज है 2D मोशन। 2D मोशन में क्या होता है, जैसे मैं बोर्ड पे अभी लिख रहा हूं, ये जितनी भी चीजें, ये जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है,
ये वाला डायग्राम बना रखा है, ये किस में है, ये 2D में है। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो है वो 2D को डिफाइन करता है। ये देखिए एक्स एक्सिस और ये इसकी वाई एक्सिस, या फिर ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। तो इसमें भी हमारे पास दो एक्सिस बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी मैं राइट कर रहा हूं, जितना भी मैंने राइट किया, ये डायग्राम बनाया, ये लिखा है, ये सब किस में है, ये 2D में है। अब हम बात करें 3D की, तो 3D में क्या होता है, 3D में जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये फैन है, इस फैन के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है, वो चिड़िया यहाँ से उड़ के उस फैन के ऊपर जाके बैठ गई, तो उसने कौन सा मोशन किया, उसने 3D मोशन किया। 3D उसमें उसके मोशन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है। 2D में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो बदल रही है, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे इनविजिबल होता है, वो रिप्रेजेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3D में, जो आपकी एरोप्लेन है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो मेनली इसमें क्या निकल के आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने मोशन को 3 जगह कैटेगराइज किया। इसमें सिंगल कोऑर्डिनेट होता है, इसमें डबल कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसमें तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। मतलब वैल्यू इसमें सिंगल कोऑर्डिनेट की आपको मिलेगी, बाकी के 2 की वैल्यू नहीं होगी, इसमें डबल की मिलेगी, 1 की नहीं होगी, इसमें तीनों की होगी, और सारे के सारे तीनों कोऑर्डिनेट इसमें अपनी वैल्यू को शो करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मोशन के जो टाइप्स हैं वो डिफाइन हो गए हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसके अंदर हम और काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।